नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डीप डाइव में। आज के वीडियो में हम 16 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे, जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं उस खबर से जिसने रक्षा गलियारों में सबसे ज्यादा हलचल मचाई है, एक और राफेल डील। जी, रक्षा मंत्रालय ने 114 नए लड़ाकू विमान खरीदने को हरी झंडी दे दी है। 114 ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है। ये सिर्फ एक खरीद नहीं है, ये भारतीय वायुसेना के भविष्य को आकार देने वाला एक बहुत बड़ा फैसला है। इसकी लागत जो 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, दिखाती है कि ये कितना बड़ा सौदा है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भारतीय वायुसेना पिछले कई सालों से अपने विमानों के बेड़े में कमी से जूझ रही है। हाँ, वो स्क्वाड्रन की कमी वाली बात। जी, हमारे पास स्वीकृत 42 स्क्वाड्रन के मुकाबले लगभग 30-31 स्क्वाड्रन ही है, तो ये डील उस कमी को दूर करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और इस डील की सबसे ज्यादा चर्चा इसके मेक इन इंडिया पहलू को लेकर हो रही है। कहा गया है कि 114 में से 96 विमान भारत में ही बनेंगे। जी, सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमने पहले भी कई रक्षा सौदों लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया जैसे शब्द सुने हैं। इस बार ऐसा क्या अलग है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, मेक इन इंडिया के 2 स्तर होते हैं। एक है असेंबली, जहां बाहर से आए हिस्सों को जोड़कर विमान तैयार किया जाता है, मतलब सिर्फ नट बोल्ट कसना। एक तरह से। दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण स्तर है एक पूरे इकोसिस्टम का निर्माण। इस डील का असली मकसद दूसरा वाला है। अच्छा। जब फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन भारत में 96 विमान बनाएगी, तो उसे यहाँ एक पूरी सप्लाई चेन बनानी होगी। छोटे छोटे पुर्जों से लेकर बड़े सिस्टम तक सब कुछ बनाने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ काम करना होगा। मतलब ये सिर्फ विमान खरीदना नहीं है, बल्कि विमान बनाने की काबिलियत हासिल करने की एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरह से हम मछली नहीं बल्कि मछली पकड़ना सीख रहे हैं। इससे जो क्षमता विकसित होगी वो भविष्य में भारत के अपने लड़ाकू विमान कार्यक्रम जैसे AMCA के लिए एक मजबूत नींव का काम करेगी। तो हमारी नज़र जमीन से आसमान की सुरक्षा पर तो है ही, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षाएं इस वायुमंडल तक ही सीमित नहीं हैं। अब हम चांद पर एक और बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में हैं। जी, अब खबर चंद्रयान 4 से जुड़ी है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद ISRO अब और भी बड़े लक्ष्य की ओर देख रहा है। और सुना है कि लैंडिंग साइट भी चुन ली गई है। हाँ, चंद्रयान 4 के लिए लैंडिंग साइट चुनी गई है मॉन्स माउंटेन। ये चांद के दक्षिणी ध्रुव के किनारे पर एक पहाड़ है। दक्षिणी ध्रुव ही क्यों, चंद्रयान 3 भी वहीं उतरा था। इस जगह में ऐसा क्या खास है? दक्षिणी ध्रुव चांद का सबसे बेशकीमती रियल एस्टेट है, कह सकते हैं। इसकी 2 वजह है। पहली, वहाँ कुछ ऐसी चोटियां हैं जिन्हें पीक्स ऑफ इटर्नल लाइट यानी शाश्वत प्रकाश की चोटियां कहा जाता है। मतलब वहाँ हमेशा रोशनी रहती है? हाँ, लगभग हमेशा, जो सोलर पावर से चलने वाले मिशनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है अंधेरा। रोशनी और अंधेरा दोनों? जी, इन चोटियों के पास गहरे गड्ढे हैं जहां अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। इन स्थायी रूप से अंधेरे वाले क्षेत्रों में पानी के बर्फ के रूप में जमे होने की प्रबल संभावना है। और पानी का मतलब है भविष्य के मून बेस के लिए जीवन की संभावना, पीने का पानी, ऑक्सीजन और यहाँ तक के रॉकेट फ्यूल भी। एकदम। इसीलिए मॉन्स माउंटेन एक आदर्श जगह है। लेकिन चंद्रयान 4 का लक्ष्य सिर्फ वहां पहुंचना नहीं है। तो फिर इसका असली लक्ष्य 2028 तक वहां से सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस आना है। वापस आना, ये तो मिशन को कई गुना ज्यादा मुश्किल बना देता होगा। ये जमीन आसमान का अंतर है। आपको न सिर्फ एक लैंडर उतारना है, बल्कि एक ऐसा रॉकेट भी ले जाना है जो चांद की सतह से उड़ान भर सके, जहां कोई लॉन्च पैड नहीं है, कोई मिशन कंट्रोल नहीं है। आपको चांद की धूल, कम गुरुत्वाकर्षण और अत्यधिक तापमान के बीच एक रोबोटिक आर्म से सैंपल इकट्ठा करना है, उसे एक कैप्सूल में रखना है और फिर उस कैप्सूल को लॉन्च करके पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजना है। ये इंजीनियरिंग की एक अविश्वसनीय चुनौती है। अगर भारत ये कर लेता है तो हम कुछ चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो जाएंगे, है ना? जी, अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा भारत। तो एक तरफ राफेल और दूसरी तरफ चंद्रयान 4, ये दोनों ही भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति का प्रतीक हैं। लेकिन इन बड़े प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए एक विशाल सरकारी मशीनरी की जरूरत होती है। और अब हम आते हैं उसी मशीनरी के केंद्र बिंदु पर, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय,
जिसे अब एक नई पहचान मिली है। जी, पीएमओ को अब सेवा तीर्थ नाम दिया गया है और उसके नए भवन पर आदर्श वाक्य लिखा गया है, नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव यानी नागरिक ही देवता हैं। जी, ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक बदलाव है। ये नारा अतिथि देवो भव की तर्ज पर बना है, जो शासन के केंद्र में नागरिक को रखने के सिद्धांत को मजबूती देता है। ये इस विचार को दर्शाता है कि सरकार का अस्तित्व नागरिक की सेवा के लिए है, न कि उस पर शासन करने के लिए। यह एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। एक तरफ शासन का आदर्श है नागरिक देवो भव, लेकिन फिर जब हम इस आदर्श को जमीनी हकीकत की कसौटी पर कसते हैं तो एक दूसरी तस्वीर भी सामने आती है। बिल्कुल। और यहीं पर भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 प्रासंगिक हो जाता है। इस सूचकांक में भारत की रैंक 91 है। हाँ, और इन दोनों बातों को एक साथ देखना जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाने वाला ये सूचकांक किसी देश में भ्रष्टाचार के वास्तविक स्तर को नहीं मापता, बल्कि ये धारणा को मापता है ना? जी। विशेषज्ञों और व्यापारिक समुदाय के बीच सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की धारणा को मापता है। 91वीं रैंक ये दिखाती है कि भले ही आदर्श ऊंचे हों, लेकिन जमीन पर लोगों का अनुभव ये है कि सिस्टम में अभी भी बहुत सी बाधाएं और भ्रष्टाचार मौजूद है। इस लिस्ट में हमेशा डेनमार्क जैसे देश सबसे ऊपर क्यों रहते हैं? उनके पास ऐसा क्या है? इसका कारण है वहां की मजबूत संस्थाएं। डेनमार्क या न्यूजीलैंड जैसे देशों में एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक प्रभावी नौकरशाही, राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता और सूचना के अधिकार जैसे मजबूत कानून हैं। वहां सिस्टम व्यक्ति से ज्यादा मजबूत होता है। तो भारत के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए इस स्तर की पारदर्शिता हासिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। 91वीं रैंक ये बताती है कि हम सही दिशा में बढ़ तो रहे हैं, लेकिन मंजिल अभी दूर है। ये तो वही राष्ट्रीय स्तर की बात है, लेकिन राज्यों में भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, है ना? जी बिल्कुल। जैसे केरल में स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की गई है। इसके तहत महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। अच्छा, और कहीं कोई योजना? हाँ, पश्चिम बंगाल में बांग्ला युवा साथी योजना है। इसमें बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाने का प्रावधान है। चलिए अब इन गंभीर विषयों से हटकर कुछ हल्का और अनोखा देखते हैं। मुंबई में भारत की पहली म्यूजिकल रोड बनाई गई है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा। जब गाड़ी चलती है तो जय हो की धुन सुनाई देती है। ये होता कैसे है? ये कोई बहुत जटिल तकनीक नहीं है। सड़क पर रणनीतिक रूप से कुछ उभार, जिन्हें हम रंबल स्ट्रिप्स कहते हैं, बनाए जाते हैं। जब कोई गाड़ी एक निश्चित गति पर इनसे गुजरती है तो टायरों और सड़क के बीच होने वाले कंपन से संगीत की धुन पैदा होती है। तो ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है या इसका कोई और उद्देश्य भी है? इसका एक बहुत ही व्यावहारिक उद्देश्य भी है। धुन तभी ठीक से सुनाई देती है जब आप एक निश्चित गति सीमा के अंदर गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, मतलब स्पीड कंट्रोल का एक तरीका? जी, अगर आप बहुत तेज या बहुत धीरे चलाते हैं तो धुन बिगड़ जाती है। तो ये ड्राइवरों को मनोरंजक तरीके से गति सीमा का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे सड़क सुरक्षा बढ़ती है। वाकई एक तीर से कई निशाने। अच्छा, खेल जगत से भी एक खबर है। हाँ, 79वीं संतोष ट्रॉफी। जी, इस बार का विजेता कौन रहा? इस बार सर्विसेज ने अपना 8वां खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में केरल को 1-0 से हराया। और ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ था? इसका आयोजन असम में किया गया था। चलिए, खेल से अब थोड़ा भूगोल की तरफ। अंडमान में एक अजीब घटना हुई है। आप मड वॉल्केनो की बात कर रही हैं। हाँ, दिगलीपुर में मड वॉल्केनो में विस्फोट हुआ है। ये होता क्यों है? इसका मुख्य कारण है मीथेन गैस का उत्सर्जन। जब जमीन के नीचे से मीथेन गैस दबाव के साथ बाहर निकलती है तो वो अपने साथ कीचड़ और मिट्टी भी ले आती है, जिससे एक छोटे ज्वालामुखी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। दिलचस्प है। अच्छा, अब अपनी चर्चा के आखिर में हम एक ऐसी खबर पर आते हैं जो हमें याद दिलाती है कि बड़े-बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स के अलावा कुछ लोगों का व्यक्तिगत समर्पण भी दुनिया में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। जी, ये खबर चैंग क्रैडल मानवीय पुरस्कार 2026 से जुड़ी है। ये पुरस्कार किनको मिला है? ये 2 भारतीय नेत्र सर्जनों डॉक्टर आर वेंकटेश और डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद को दिया गया है। इस पुरस्कार को नेत्र विज्ञान यानी ऑफ्थल्मोलॉजी
का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो उनके काम में ऐसा क्या खास था कि उन्हें इतना बड़ा सम्मान मिला? उन्होंने जो किया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन्होंने कम लागत वाली, उच्च गुणवत्ता वाली नेत्र देखभाल का एक ऐसा मॉडल बनाया है जो लाखों लोगों तक, खासकर ग्रामीण और गरीब समुदायों तक पहुंचा है। हम अक्सर मोतियाबिंद की सर्जरी के बारे में सुनते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए इसका खर्च उठाना नामुमकिन होता है। इन डॉक्टरों ने इस प्रक्रिया को इतना सस्ता और सुलभ बना दिया है कि लाखों लोग जो अंधेपन के कगार पर थे, आज दुनिया देख पा रहे हैं। यानी उन्होंने सिर्फ लोगों का इलाज नहीं किया, बल्कि उन्हें उनकी जिंदगी और उनकी गरिमा वापस लौटाई है। बिल्कुल। उनका काम इस बात का सबूत है कि सच्ची सेवा के लिए सिर्फ संसाधनों की नहीं, बल्कि सही नियत और नवाचार की जरूरत होती है। आज हमने महत्वाकांक्षा और हकीकत के कई रंग देखे, लड़ाकू विमानों की गर्जना से लेकर चांद पर वापसी की तैयारी तक, और शासन के आदर्शों से लेकर उन डॉक्टरों के मौन समर्पण तक जिन्होंने लाखों लोगों की दुनिया रोशन कर दी। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और करंट अफेयर्स डीप ड्राइव को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।